हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी की जो तैयारी है एग्जाम के लिए बड़े अच्छे से चल रही होगी। इसी में एड ऑन करने के लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस में तो आपको इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ में जेई एडवांस के अंदर भी आप देखेंगे इसके क्वेश्चंस बड़े सारे आते हैं। ठीक है, जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग एग्जाम में देखते हैं तो हम लोगों का जो क्राइटेरिया होता है या जो हम बोले कि हमारा जो अप्रोच होता है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, हम लोग क्वेश्चंस में जेड की जगह पर एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्चुअली एक अप्रोच सही है, लेकिन ये अप्रोच थोड़ी सी लेंथी हो जाती है समटाइम जब हम कभी भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटर होता है यदि आप लोग कभी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, यदि आप लोगों को उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाती है, यदि आप उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ पाते हैं तो क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली अप्रोच करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी जो ज्योमेट्री है स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कि हम लोग सभी लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट, ये आप लोगों को पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू थीटा। यदि हम सबसे पहले हम बात करें इसी की, तो ये ज्योमेट्रिकली क्या इंटरप्रेट का मतलब क्या बताता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा। इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है या इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू इवन मे बी 0 हो सकती है, इट मे बी π/2 π/3 π/4 कुछ भी हो सकती है। जेड यहां पर एक कोई भी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप देखेंगे कि जब हम कभी भी यहां पर जेड का लोकस डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो एक्चुअली लाई करेगा कहां पर, एक रे पर। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस हो गया और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। यदि मैं यहां पर इस लोकस को डिफाइन करना चाहता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा, सो रिमेंबर दैट दिस लोकस विल रिप्रेजेंट अ रे विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट 0,0। यहां से ओरिजिनेट करती हुई एक रे हम डिफाइन करेंगे। ये रे रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो हम लोगों को याद रखना है वो क्या है कि जब हम यहां पर रे डिफाइन करते हैं तो यहां पर इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट ओरिजिन इंक्लूड नहीं होता है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो भी रहेगा वो यहां पर एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, तो जो रे है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। इस रे पर यहां जितने भी कोई पॉइंट आपको मिलेंगे Z1 या फिर यहां कोई पॉइंट मिलेगा Z2 या कोई पॉइंट मिलेगा से सपोज Z3, आप देखेंगे कि इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट आपको मिल रहा है वो सेम है एंड दैट इज इक्वल्स टू थीटा। क्लियर है बेटा, ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये चीज हम लोगों को दिखनी चाहिए क्वेश्चन देख करके कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा का मतलब एक्चुअली है क्या। ठीक है, इवन ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट कर लें जेड माइनस जेड नॉट की फॉर्म में इक्वल्स टू सम एंगल थीटा। ठीक है, जब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट क्या बताता है, अगेन यहां पर जेड नॉट एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिमेंबर दैट जेड यहां पर एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब जेड एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या हम बता सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का लोकस क्या होगा। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे मालूम चलेगा इसका लोकस क्या होगा, अगेन पहले हम यहां पर कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा रियल एक्सिस हो गया और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा जेड नॉट तो एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो तो आपको पता होगा ना जेड नॉट कहां पर है, डिपेंडिंग किसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को प्लॉट कर सकते हैं। से सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट जो है वो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहीं यहां पर आ रहा है। ठीक है, इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो जब हम यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू थीटा की बात करते हैं, सो अगेन जो लोकस आपको मिलेगा दैट इज अगेन अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट। यदि जेड नॉट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, तो इस रियल एक्सिस के साथ में ये एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा। ठीक है ना, अगेन कंडीशन सेम है, रियल एक्सिस के साथ ये जो रे है वो थीटा एंगल पर इंक्लाइन रहेगी।
ठीक है, बस चेंज यहां पर क्या हुआ है, इसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो 0 की जगह पर अब शिफ्ट हो गया है कहां पर, Z0 के ऊपर, जो कि Z0 कोई भी फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस रे पर जो भी कोई पॉइंट आपको मिलेगा Z1 या फिर Z2 या फिर Z3, आप देखोगे कि Z1 माइनस Z0 का जो आर्ग्यूमेंट आपको मिलेगा दैट इज एंगल थीटा। Z2 माइनस Z0 का जो आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा यहां पर वो अगेन क्या मिलेगा, थीटा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट, तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है जिससे कि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, मॉडुलस ऑफ Z की बात करें तो मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो मॉड Z माइनस Z0 इक्वल्स टू आर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, मॉड Z माइनस Z0 इक्वल्स टू आर। देखो सबसे पहले यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें यहां पर, तो मॉड Z माइनस Z0 क्या बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर डिस्टेंस को। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल कर आता है मॉडुलस का, वो आता है डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन कौन से, एक Z और दूसरा कौन सा है, Z0। तो ये डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड Z0। अच्छा, यदि Z और Z0 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z0, यदि इस डिस्टेंस को हम कांस्टेंट बना लें इक्वल टू सम डिस्टेंस r, या मान लो कि डिस्टेंस 1 है या फिर 2 है, तो आप देखेंगे कि जो लोकस हमारे पास मिलेगा यहां पर, दिस लोकस इज कॉल्ड एज अ सर्कल। इसका मतलब यह हुआ कि जो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसकी जो डिस्टेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 से, वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए एंड दैट इज इक्वल्स टू r। तो जो लोकस हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो एक सर्कल की फॉर्म में आएगा, जैसे कि कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इस सर्कल का जो सेंटर आपको मिलेगा वो क्या बन जाएगा, Z0, और इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां पर, मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो क्या बन जाएगी, r। इसका मतलब यह हुआ कि सर्कल की सरकमफ्रेंस पर जो भी कोई पॉइंट आप लेंगे उसकी डिस्टेंस हमेशा Z0 से इक्वल होगी, इक्वल टू द रेडियस r। क्लियर है वाला पॉइंट बेटा, तो ये आप लोगों को याद रहेगा, मॉड Z माइनस Z0 इक्वल्स टू r हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका कि सेंटर हमें मालूम है Z0 रहेगा और रेडियस क्या रहेगा यहां पर r। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जो हम लोगों को सभी को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे के जितने भी हमारे पास इक्वेशंस होंगी वो सारी की सारी इन्हीं पर बेस्ड रहेंगी। ये चीज दोनों सभी को मालूम है। ठीक है, चलिए तो हम आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कुछ लोगों को बच्चा, आप लोगों को पता होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। 2D में तो हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप सभी लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखा जाता है। लेकिन यदि हमें उस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाइन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कभी ऑप्शंस में आपको दिख जाए या कभी आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मेट दिख जाए तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअली वो क्या देना चाहता है या वो हमसे क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, याद रखिएगा फॉर्मेट जो आता है इसका वो क्या होता है बेटा, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर अगेन याद रखना, जब भी हम z की बात करते हैं तो यहां पर z फिर से क्या है, एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कि हम लोकस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, a यहां पर जो दिया हुआ है, a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो b है बेटा यहां पर, ये b हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक रियल नंबर को। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आती है, फॉर्मेट क्या है जरा देख लो ढंग से, a जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहां पर a कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा और जो b है यहां पर वो एक
रियल नंबर रहेगा। देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है ये चीज सभी को? ठीक है। अच्छा, यहां पर जब हम कभी भी इस फॉर्मेट को याद रखेंगे तो फॉर्मेट को याद रखने का तरीका क्या हुआ, ध्यान रखना यहां पर कि जेड और जेड बार, ये जो दो हमारे पास टर्म लिखी हुई है, एक जेड की टर्म्स में है और एक जेड बार की टर्म्स में है। तो जेड का जो कोफिशिएंट है और जेड बार का जो कोफिशिएंट है, ये दोनों की दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर या ये दोनों कोफिशिएंट हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जेड का कोफिशिएंट और जेड बार का कोफिशिएंट ये दोनों कॉन्जुगेट की फॉर्म में होने चाहिए। यदि ये दोनों कॉन्जुगेट की फॉर्म में नहीं होंगे तो फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्लियर है वाला पॉइंट? और बी हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, एक रियल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, 2 + 3 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 + 4 आयोटा इंटू जेड बार प्लस 5 = 0। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या ये इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैसे मालूम चलेगा इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप देखोगे कि जब मैं यहां पर z की जगह पर x + आयोटा y पुट करूंगा, इसका रियल पार्ट जब मैं = 0 पुट करूंगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जब मैं = 0 पुट करूंगा, तो ये मेरे पास जो लोकस आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? किस किस को समझ में आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? ये स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे बेटा कि z का जो कोफिशिएंट है और यहां पर z बार का जो कोफिशिएंट है, ये दोनों कोफिशिएंट कॉन्जुगेट की फॉर्म में नहीं है। यदि ये दोनों कॉन्जुगेट की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ, देखो ये चीज आप सबको पता है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आता है। ये याद है सभी को? याद है ना सभी को ये चीज? तो जरा देखो यहां पर a z बार, मान लो कि ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a × z बार। अच्छा, a × z बार यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट पता है क्या होगा, a × z बार यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिफाइन करता हूं, तो आप देखोगे इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बेटा, a बार × z बार का कॉन्जुगेट। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यदि हम डिफाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, a कॉन्जुगेट × z। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखे हुए हैं। अच्छा, यदि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम आएगा ये कोई भी रियल नंबर आएगा। इसीलिए हमने यहां पर प्लस में क्या लिखा है, b। यदि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर का सम = 0 हो सकता है। क्लियर है वाला पॉइंट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप लोकस को आइडेंटिफाई करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ z एंड कोफिशिएंट ऑफ z बार ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए बेटा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। लाइक इन फॉर्मेट में 2 + 3 आयोटा इंटू z प्लस 2 - 3 आयोटा इंटू z बार प्लस 5 = 0। नाउ दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि z और z बार का जो कोफिशिएंट यहां पर लिखा हुआ है वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? और जो b है यहां पर वो b एक हमेशा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, यदि मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो बोल सकते हैं, यदि मान लो मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में है 2z + 2z बार प्लस 5 = 0। कितने लोग बता सकते हैं इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? 2z + 2z बार प्लस 5 = 0, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी या फिर नहीं करेगी? कैसे मालूम चल रहा है बेटा? अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, याद रखो बेटा, z और z बार इन दोनों का जो कोफिशिएंट आपको दिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना चाहिए। b जो यहां पर दिया हुआ है वो एक रियल नंबर होना चाहिए।
क्लियर है वाला पॉइंट? अच्छा, अब आप बोलोगे कि जेड का जो कोफिशिएंट है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास आयोटा की टर्म तो आ ही नहीं रही है ना? तो आपको याद होना चाहिए कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब 2 इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कि इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0। तो 2z यहां पर 2z बार प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जब आप कॉन्जुगेट डिफाइन करेंगे तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा वही सेम नंबर आता है, क्योंकि आयोटा की टर्म तो इसमें है नहीं, है ना? तो 2 का जब आप इसका कॉन्जुगेट डिफाइन करोगे तो फिर से क्या आएगा, 2। ठीक है, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है 2, इसका कॉन्जुगेट फिर से यहां पर 2 है, और b यहां पर आपको 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो लोकस आएगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। क्लियर हुआ बेटा सभी को ये चीज? अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, ये जो फॉर्मेट है ना, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नो डाउट सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए जेड बार माइनस ए बार जेड प्लस आयोटा बी इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, फर्क क्या है यहां पर, क्योंकि बीच में प्लस की जगह पर माइनस का साइन है, तो यहां पर जो नंबर आएगा ये प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। अगेन यहां पर a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो b है बेटा यहां पर b फिर से एक रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा यहां पे अब चेंज क्या हुआ, देखो जरा क्या चेंज आया यहां पर। पिछले वाले में क्या था बेटा कि जब ए जेड बार प्लस ए बार जेड की हम बात कर रहे थे, तो ए बार जेड प्लस ए जेड बार एक्चुअली में क्या था, एक प्योरली रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए वहां पर हमने क्या लिया था, प्लस बी। यदि हम यहां पर बात करें तो आप देखेंगे ए जेड बार और ए बार जेड, आपको पता है दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, लेकिन जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को घटाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर z में से जब उसके कॉन्जुगेट को घटाते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस आता है बेटा ये प्योरली इमेजिनरी नंबर आता है। याद आ रहा है, ये 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस फॉर्मेट में हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। तो यदि आपके पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो याद रखिएगा ये क्लिक करना चाहिए आप लोगों को कि ये जो इक्वेशन है यहां पर ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये भी एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और इवन यहां पर जो लिखा हुआ है आयोटा बी ये भी एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। यदि बी को हम एक रियल नंबर की तरह अज्यूम कर रहे हैं, ये भी एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो आयोटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा एंड द कोफिशिएंट विल बिकम 0। तो जो लोकस हमें मिलेगा यहां पर वो फिर से क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आइडेंटिफाई कर पाओगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देख करके कि हमारे पास इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है या फिर नहीं है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन यदि हम बात करें, क्योंकि सर्कल की जो इक्वेशंस है ना अगेन वो भी बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करें यदि हम सबसे पहले, तो अभी जो बेसिक आइडेंटिटी हमने डिस्कस करी अभी सभी ने देखा होगा। पहली इक्वेशन क्या आती है, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, ये हमारे पास सबसे बेसिक जो इक्वेशन आती है सर्कल की। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो इक्वेशंस आती है वो इसी से डिराइव होती है। मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जिसका कि सेंटर हमने क्या लिया है, जेड नॉट, और इसका रेडियस हमने क्या लिया है, इसका रेडियस क्या है बेटा, आर के बराबर। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसका कि सेंटर हम ले रहे हैं जेड नॉट पर, और इसका जो रेडियस हमने अज्यूम किया हुआ है यहां पर वो क्या है, इक्वल टू आर। क्लियर हुआ बेटा? पहला जो फॉर्मेट आता है, इसमें दूसरा जो फॉर्मेट आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल की यदि हम बात करें तो इसमें दूसरा फॉर्मेट आता है बेटा जेड जेड बार प्लस
ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0. दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है यहां पर, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा था. ठीक है, यदि इसमें जेड बार का भी एक टर्म दिया हुआ है तो आप देखोगे कि जो इक्वेशन हमारे पास बनेगा वो एक्चुअली इक्वेशन किसका हो जाएगा बेटा, एक सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा. इसका सेंटर क्या रहेगा, इक्वेशन जो लिखा हुआ है सर्कल का, इसका सेंटर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसका सेंटर याद रखिएगा कितना होगा, -a. और यदि हम इसकी रेडियस की बात करें तो बेटा यहां पर इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, √(a² - b). क्लियर हुआ बेटा ये वाला पॉइंट. ये आप लोग याद रखिएगा ये चीज कि सर्कल का जो है सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर जो चीज हमें चाहिए होती है ना वो सेंटर और रेडियस ही पता चाहिए होता है. ठीक है ना, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो हम उस सर्कल को प्लॉट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एंड देन आफ्टर दैट हम फिर क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है ना, इसलिए उसका सेंटर और रेडियस पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, अच्छा आप सोचोगे कि ये इक्वेशन आ कहां से रही है, तो ये इसको फाइंड करना बड़ा आसान है ना. ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना z - z0, इसका मॉडुलस इक्वल टू r है. तो यदि आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो दोनों जगह पे स्क्वायरिंग कर दो, है ना, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो. z - z0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r². तो आपको ये तो पता ही है, मॉड z का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z - z0 इंटू इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू r². ठीक है ना, तो जब आप दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाती है. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया सभी को, ये चीज याद रहेगा. चलो तीसरा फॉर्मेट देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए. तीसरा जो फॉर्मेट आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, याद करके बताओ जरा कौन सा फॉर्मेट आप लोगों को याद आ रहा है. यदि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें तो z - z1 डिवाइडेड बाय z - z2, यदि ये इक्वल टू दिया हुआ है इक्वल टू सम कांस्टेंट के, z - z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z - z2 का मॉड, यदि ये वैल्यू एक कांस्टेंट k के बराबर है. ठीक है, वेयर अगेन याद रखिएगा, वेयर यदि k की वैल्यू 1 है तब तो ये हमारे पास लोकस जो आएगा वो सर्कल नहीं आएगा, वो क्या आएगा, लाइन. अभी हम बात करेंगे उसके बारे में. यदि k की वैल्यू 1 नहीं है देन द लोकस इज कॉल्ड एज अ सर्कल. ठीक है, और यदि k की वैल्यू 1 हो जाती है देन द लोकस इज कॉल्ड एज अ लाइन विच इज स्पेशली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2. तो z - z1 अपॉन z - z2 का जो मॉड है, यदि वो इक्वल टू k है एंड द k इज नॉट इक्वल टू 1 देन द लोकस इज कॉल्ड एज अ सर्कल. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमसे कई बार पूछ लिया जाता है बेटा एग्जाम के अंदर, है ना, कि यहां पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें k की वैल्यू उसने कुछ भी पुट कर दी, लाइक 1/2 पुट कर दिया, k की जगह पे 2 पुट कर दिया, या फिर सपोज 3 पुट कर दिया. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास लोकस आएगा वो एक सर्कल की फॉर्म में आएगा. क्लियर है वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है चीज. ठीक है, अच्छा यदि मुझे फाइंड आउट करना है, इसको ज्योमेट्रिकली देखना है कि जो लोकस आता है हमारे पास वो एक सर्कल ही आता है या कुछ और आता है, या जो सर्कल आएगा उसका सेंटर क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. उसके लिए फिर से मुझे z की जगह x + i पुट करने की कहीं जरूरत नहीं है. ठीक है, वो एक तरीका हमेशा हमारे पास रहेगा कि z की जगह पर x + i पुट कर ले फिर क्वेश्चन को बना लें, है ना, वो एक हमेशा रहेगा. लेकिन उसके अलावा यदि हम ऑल्टरनेट सोचते हैं तो इसका देखो ज्योमेट्रिकल तरीका जो है दूसरा वाला वो क्या है, ध्यान दो जरा. यहां पर ये एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, एक z1 पॉइंट है और ये एक पॉइंट है bz2. ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट. अच्छा यदि मैं यहां पर एक पॉइंट है p वेरिएबल पॉइंट z, क्लियर है पॉइंट, ये p मैंने कोई वेरिएबल पॉइंट मान लिया z. अच्छा यदि ये वाली वैल्यू जो है ना हमारे पास, ये वाली वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट P की डिस्टेंस A से और पॉइंट P की डिस्टेंस B से दोनों बराबर नहीं है. क्लियर है वाला पॉइंट.
यदि k की वैल्यू 1 हो जाती है तो k की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो रही है। k इक्वल टू 1 का मतलब है कि मॉड z माइनस z1 की जो वैल्यू है वो z माइनस z2 के मॉड के बराबर आ रही है। अच्छा, ये आपको पता है दोनों डिस्टेंस बराबर कब होंगी? ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी यदि पॉइंट P कहां पर आ जाए, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। क्लियर है वाला पॉइंट? यदि पॉइंट P A और B के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा तो उस केस में डिस्टेंस PA और डिस्टेंस PB हमेशा बराबर आएगा। इसलिए यहां पर जो लोकस हमें मिलता है ना, वो एक लाइन की फॉर्म में मिलता है। लेकिन यदि k की वैल्यू 1 नहीं है, यदि ये वैल्यू 1/2 है या फिर 2 है या 1/3 है या कुछ भी और भी है, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मॉडुलस है तो मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना कि बोलो कि सर ये वैल्यू -1/2 हो गई तो बताओ अब लोकस क्या होगा? तो वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि मॉडुलस है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, उसमें 1 नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यूज में 1 के अलावा कुछ भी रहेगा तो लोकस क्या मिलेगा? हमेशा सर्कल की फॉर्म में आएगा। क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? अच्छा, जरा एक बार चेक करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि z माइनस z1 और z माइनस z2 इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो k/1 दे रखा है। ठीक है, z माइनस z1 एक्चुअली डिस्टेंस pa है, z माइनस z2 एक्चुअली में डिस्टेंस pb है, और इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो हम लोगों को क्या दे रखा है बेटा? k/1 दे रखा है। क्लियर है वाला पॉइंट? तो अब याद करो, यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। याद आ रहा कोई प्रॉपर्टी ऐसी? कुछ सोच के देखो जरा, कोई प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है तो। एक प्रॉपर्टी होती है बेटा एक एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, ये अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो, इन द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि AQ और BQ इन दोनों का जो रेशियो आपको मिलेगा ना बेटा वो सेम होगा, दैट इज AP/PB। यदि इन दोनों साइड का रेशियो k/1 है तो इसका मतलब ये k/1 होगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, इवन यदि मैं यहां पर इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिफाइन करता हूं, ध्यान दो यहां पर, यदि मैं इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिफाइन करूं, ऐसा मान लो मैंने कुछ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिफाइन किया, तो एंगल बाइसेक्टर की भी ये प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है चाहे वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की भी सेम यही प्रॉपर्टी होती है कि AR/BR इन दोनों का रेशियो फिर से यहां पर कितना आएगा? AR/BR इज अगेन इक्वल टू k/, ये रेशियो अगेन यहां पर सेम रहेगा। AR डिवाइडेड बाय BR इज अगेन इक्वल टू k/1। क्लियर है वाला पॉइंट? और आपको यह भी पता होगा कि यहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो हमारे पास पॉइंट P होगा यहां पर, वो पॉइंट P क्या होगा बेटा? पॉइंट Q और पॉइंट R को डायमीटर बनाते हुए यदि मैं एक सर्कल डिफाइन करता हूं तो उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर ये पॉइंट P लाई करेगा। ठीक है, तो यदि आपको इसका सेंटर चाहिए या आपको इसका रेडियस चाहिए यहां पर, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले एक पॉइंट Q निकालना पड़ेगा जो A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, किस रेशियो में? k/1 में। ऐसे ही एक पॉइंट R का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, किस रेशियो में बेटा? k/1 में। जैसे कि पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मैं निकाल सकता हूं यहां से 1 इंटू Z1 k इंटू Z2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। ठीक है ना, ऐसे ही हम यहां पर पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की हेल्प से, तो रेशियो सेम रहेगा k/1। तो वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर? kZ2 माइनस 1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाय k-1। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल लो, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब चूंकि दोनों डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स हैं तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर आ जाएगा, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सर्कल की डायमीटर बन जाएगी। मतलब हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो यदि हम चाहें तो यहां पर सर्कल का सेंटर भी निकाल सकते हैं और इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट यह है कि पहले आपको ये देखकर मालूम चल जाए कि ये जो लोकस हमें मिलेगा वो एक लोकस क्या होगा, लाइन होगा या फिर वो एक सर्कल की फॉर्म में होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है ना, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप इसका एप्लीकेशन समझ पाए, इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेट आता है बेटा, इसको भी ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर यदि वो वैल्यू k है। ठीक है, एंड स्पेशली इन द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 1/2 टाइम्स z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो जो लोकस हमारे पास आता है, दिस लोकस इज कॉल्ड एज अ सर्कल। ठीक है ना, मॉड z माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड z माइनस z2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, वैल्यू कांस्टेंट आ रही है किसके बराबर, k के बराबर, है ना। लेकिन कांस्टेंट जो वैल्यू है हर k के लिए ये सर्कल नहीं बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। k की वैल्यू जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2 टाइम्स z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तभी ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें इसका एक स्पेशल केस होता है जो आप लोगों को याद रखना है। यदि ये k की जो वैल्यू है मॉड z माइनस z1 का होल स्क्वायर z माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये स्पेशल केस है कि यदि मैं यहां पर k की जो वैल्यू है ना, इसको यदि मैं z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर बना दूं, पॉइंट, यदि k की जो वैल्यू है उसको z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर बना दूं तो ये भी एक सर्कल बनेगा, लेकिन एक स्पेशल सर्कल बनेगा। और वो कौन सा सर्कल बनेगा बेटा, दैट इज डिफाइंड एज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड एज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, कैसे मालूम चल रहा है डायमेट्रिक फॉर्म है, आप देखो जरा, मैं यहां पर 3 पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं, a z1, एक पॉइंट मैंने डिफाइन कर लिया b z2, और एक मैंने डिफाइन कर लिया यहां पर तीसरा पॉइंट है p z। तो आपको दिख रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है, यहां पे ये डिस्टेंस लिखा हुआ है यहां पर pa का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है बेटा pa स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बेटा pb स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है यहां पर ab स्क्वायर। दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम, pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि यदि मैं पॉइंट A और पॉइंट B इसको डायमीटर बनाते हुए एक सर्कल डिफाइन करता हूं, तो पॉइंट P हमेशा उस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, क्योंकि डायमीटर की यह प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर हमेशा सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। Point P is always lying on the circumference of the circle because डायमीटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर हमेशा सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, पॉइंट P सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी हो सकता है एक्सेप्ट द पॉइंट A एंड द पॉइंट B। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो ये इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है जो आप लोग याद रखिएगा, ये भी एक सर्कल की ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहां पर k की वैल्यू मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर बन जाए तो यहां पर इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा आसानी से निकाल पाओगे ना, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि z1 और z2 दोनों डायमेट्रिकली एंड पॉइंट है। तो यदि ये दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट है तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और A और B के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सर्कल की डायमीटर बन जाएगी। वेरी गुड, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट सभी को? याद रहेगा ये वाला फॉर्मेट, ये भी एक सर्कल की ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, चलो और बताओ, कुछ याद आ रहा है आपको? सर्कल की इक्वेशन को और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2। यदि हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो भी हमारे पास जो लोकस मिलेगा, लोकस क्या होगा, अगेन अ सर्कल।
बस ये ध्यान रखना कि यहां पर जो लोकस आता है दैट इज नॉट द कंप्लीट सर्कल, ठीक है ना। यहां पर जो लोकस मिलेगा वो क्या होगा, आर्क ऑफ अ सर्कल। आइदर ऑन द माइनर सेगमेंट और ऑन द मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क और मेजर आर्क, है ना। तो जो लोकस आता है वो एक आर्क की फॉर्म में आता है, वो एक कंप्लीट सर्कमफ्रेंस नहीं बनती है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब थीटा की वैल्यू जो है यहां पर यदि वो π/2 हो जाए या -π/2 हो जाए तो फिर वो डायमेट्रिक फॉर्म बन जाती है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2, यदि इस फॉर्मेट में हम बात करें, है ना। तो यहां पर यदि थीटा मान लो π/2 हो गया या सपोज -π/2 हो गया, है ना, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, ये सर्कल तो है वो सही है, लेकिन ये स्पेशल फॉर्मेट बन गया, कौन सा वाला, डायमेट्रिक फॉर्म बन गया, क्योंकि π/2 एंगल कब बनता है, डायमेट्रिक के अंदर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को। अच्छा, जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये क्या बता रहा है यहां पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, ये वाली वैल्यू कितनी चाहिए, π/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं ना, z माइनस z1 कितना हो जाएगा, π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। तो जब आप इसको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब z माइनस z1 का जो आर्ग्यूमेंट है दैट मस्ट बी π/2 मोर देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। इसका मतलब यह हुआ कि जो z1 और z2 है, ये हमें चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ये z1 है और ये z2 है। यदि z1 और z2 को डायमीटर बनाते हुए सर्कल डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर भाई वाला पॉइंट, z1 और z2 को डायमीटर बनाते हुए मैंने एक सर्कल डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब यहां पर देखना कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर लाई करेगा, मान लो कि पॉइंट P यहां पर है, ये j है, तो z माइनस z1 ये हमारे पास हो गया, z माइनस z1 इस डायरेक्शन में हो गया। z माइनस z2 की बात करेंगे तो z माइनस z2, अच्छा कैसे पता चल रहा है z माइनस z2, इसको इस तरह से याद रखो, वेक्टर की फॉर्म में जब भी हम कोई वेक्टर डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो z माइनस z1 का मतलब क्या हुआ, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो z1 से z की तरफ हम लोग जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही z माइनस z2 क्या बता रहा है बेटा, z माइनस z2 बता रहा है ये वाले वेक्टर को, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है वाला पॉइंट। तो z माइनस z1 और z माइनस z2 दोनों में से आर्गुमेंट किसका ज्यादा हुआ, यदि हम यहां पर इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम देखेंगे कि यहां पर तो z माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू z माइनस z1 के। तो इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा z, वो इसके ऊपर वाले रीजन पे लाई नहीं कर रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z कहां पे लाई कर रहा होगा बेटा, इसके नीचे वाले पार्ट में। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर जब लोकस डिफाइन करते हैं तो वो एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनता है, दैट ओनली रिप्रेजेंट द आर्क ऑफ द सर्कल, आइदर इट इज अ मेजर आर्क और अ माइनर आर्क। वो डिपेंड करेगा कि आपको थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है ना। आप देखो यहां पर यदि मैं कोई पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, पॉइंट क्यू जेड, तो z माइनस जेड, z1 इस डायरेक्शन में चला गया और z माइनस z2 इस डायरेक्शन में चला गया। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि z माइनस z1 का जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो π/2 ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। तो इसका मतलब जो नीचे वाला जो आर्क होगा वो इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई कर रहा होगा, ऊपर वाले आर्क पे लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, दैट इज द सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहां पर। तो ये भी एक लोकस को ही रिप्रेजेंट करता है जो एक सर्कल की फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट फॉर्मेट आती है सर्कल की, है ना। जेई किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि इक्वेशन को देख करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्लियर है बेटा। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये चीज आप सभी को पता होगी, जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करें
इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये तो हमें पता है ना, पी ए प्लस पी बी जो है वो हमेशा जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू, यदि ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट के के बराबर है ना, तो होता क्या है, जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड जेड माइनस जेड टू, यदि वो वैल्यू कांस्टेंट है के बराबर, तो इसमें तीन पार्ट बन जाते हैं। के की वैल्यू यदि बड़ी है जेड वन माइनस जेड टू से, तो उस केस में जो लोकस हमारे पास आता है वो इलिप्स की फॉर्मेट में आता है। यदि के की जो वैल्यू है वो जेड वन माइनस जेड टू के बराबर आ रही है, तो इस केस में जो हमारे पास लोकस आता है वो किस फॉर्मेट में आता है बेटा, यदि ये वैल्यू Z1 माइनस Z2 के बराबर आ रही है, इसका मतलब जो लोकस हमारे पास बनेगा वो एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म में बनेगा। और यदि K की वैल्यू Z1 माइनस Z2 से छोटी दे रखी है, Z1 माइनस Z2, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब उसका कोई भी रियल रिजल्ट तो नहीं आने वाला है ना, देयर इज नो लोकस इन दैट के पर्टिकुलर केस। ठीक है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहां पर। और ये मेरे ख्याल से सभी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, पी ए प्लस पी बी की जो वैल्यू आती है वो हमेशा 2a के बराबर होती है, विच मस्ट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ए बी। याद है ये चीज, इलिप्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज बेटा, पी एस वन प्लस पी एस टू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2a के बराबर होती है ना। 2a इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, है ना। S1 S2 इसके दो फोकाई हैं, तो यदि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां से आप ये भी बता सकते हैं कि Z1 और Z2 जो होंगे ये दोनों क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, और जो यहां पर K की जो वैल्यू आपको दे रखी होगी दैट विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, दिस 2a इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, है ना। और S1 S2 की यदि हम बात करें बेटा, तो S1 S2 क्या बनता है यहां पे, S1 और S2 जो है दोनों की दोनों फोकाई होते हैं इलिप्स के, है ना। तो इससे यदि हमें E की वैल्यू मिल जाएगी, A दिया हुआ है तो फिर हम B की वैल्यू भी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, चीज क्लियर है चीज। सेम ऐसे ही इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी होता है, हाइपरबोला की जो इक्वेशन आती है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेम इसी फॉर्मेट में आ जाता है, पी ए माइनस पी बी की फॉर्म में, जेड माइनस जेड टू। इसका जो मॉड है यदि वो कांस्टेंट है इक्वल टू सम कांस्टेंट के, वेयर के की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बेटा, तीन पॉसिबिलिटी बनती है यहां पर फिर से, ट्रायंगल की दो साइड का जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होना चाहिए ट्रायंगल की तीसरी साइड से, Z1 माइनस Z2। तो जो लोकस हमें मिलेगा यहां पर वो हाइपरबोला की फॉर्म में आता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को ये चीज, तो है ना। याद कैसे रखना है ये चीज, Z माइनस Z1 ट्रायंगल की कोई भी एक साइड होगी PA, Z माइनस Z2 ट्रायंगल की दूसरी साइड लेंथ होगी दैट इज PB। तो ट्रायंगल की दो साइड का जो डिफरेंस है वो कभी भी तीसरी साइड से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब K की जो वैल्यू है वो कभी भी Z1 माइनस Z2 से बड़ी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यहां पर तो कोई लोकस नहीं आएगा। ठीक है ना, या तो वो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो या तो बराबर हो जाए, K की वैल्यू Z1 माइनस Z2 के बराबर हो जाए, और या फिर वो उससे छोटी हो जाए। ठीक है ना, यदि वो छोटी हो रही है तो फिर तो उस केस में हमें दिख ही रहा है लोकस हमारे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्टली वो हाइपरबोला की फॉर्म में आ जाएगा। और यदि K की वैल्यू Z1 माइनस Z2 का मॉड है तो बता सकते हो क्या होगा, ये चीज बताओ जरा कोई। यदि K की वैल्यू इक्वल हो जाए Z1 माइनस Z2 के तो क्या होगा यहां पे, तो यहां पे जो Z हमें मिलेगा वो कहां मिलेगा, आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। ये चीज हमें याद होनी चाहिए, आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। बेटा छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी हेल्प करती हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है ना, हम बिना किसी कैलकुलेशन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं यदि हम ये ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट कर पाए। ठीक है ना, तो ये बड़ा हेल्प करता है कैलकुलेशन में। क्लियर है चीज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्योमेट्रिकल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन का, जो हम लोगों को याद रखना है। क्लियर है बेटा, ये चीज सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ जैसा कि हमें पता है उसका एप्लीकेशन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थ्योरी मोस्टली सभी लोगों को पता होती है, लेकिन क्वेश्चन में उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
ठीक है, तो जो हम लोगों ने आज कॉन्सेप्ट देखा है, इस पर कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं यदि वो कभी भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेटा लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट of complex number z, of complex number z which satisfying mod z minus 2 plus mod z minus 6 is equals to 2 times of under root 10। ये हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, क्योंकि कोई भी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जो कहां पे लाई कर रहा है, वो इस कर्व पे लाई कर रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो एक बार जरा ट्राई करो, जस्ट टेक ए टाइम, फिर डिस्कस करते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि आप लोगों को यह चीज समझ में आ रही है कि z माइनस 2 का मॉड प्लस z माइनस 6 का जो मॉड है, ये हम लोगों को कांस्टेंट दे रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 2 अंडर रूट 10 के बराबर। तो कितने लोग यहां पर इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? मैं z की जगह पर x प्लस आयोटा वाई पुट करना नहीं चाहता हूं, वो एक तरीका हो जाएगा, z की जगह पर x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि अंडर रूट को हटाने के लिए फिर आपको यहां पर 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। बेटा कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी, इतना कैलकुलेशन वो करवाना ही नहीं चाहता है। यदि हम यहां पर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। देखो कैसे, जरा समझो। यहां पे मॉड z माइनस 2 प्लस मॉड z माइनस 6, दोनों का जो सम है वो 2 अंडर रूट 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो क्लिक करनी चाहिए, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, वो कौन सी आती है बेटा? PS1 प्लस PS2 ये इक्वल टू है, इक्वल टू 2a के बराबर। मतलब कि लोकस जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या बनेगा बेटा? एक एलिप्स की फॉर्मेट में आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? S1 2,0 है, S2 यहां पर 6,0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 2a की वैल्यू कितनी है? 2 अंडर रूट 10 के बराबर है। यदि मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, मतलब Z1 माइनस Z2, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है, तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है बेटा? Z1 माइनस Z2 का मॉड आपको कितना दिख रहा है? 4। कैलकुलेट करने में दिक्कत ही नहीं है कहीं, क्योंकि दोनों रियल नंबर दे रखे हैं। अच्छा, 2 अंडर रूट 10 की बात करें तो अंडर रूट 10 कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, इंटू 2 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, तो वो तो 4 से तो बड़ी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहली चीज कि जब हम यहां पर इस इक्वेशन को देखते हैं, तो इक्वेशन को देखकर ये चीज हमें क्लिक करनी चाहिए कि जो लोकस आएगा वो एक इलिप्स आएगा। अच्छा, इलिप्स आएगा, उसके साथ साथ में मुझे ये भी तो दिख रहा है कि उसके 2 फोकस हैं यहां पर, एक 2,0 पर, एक 6,0 पर, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि इसकी जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बनेगी वो भी कितनी आ रही है? 2 अंडर रूट 10 के बराबर आ रही है। इतनी सारी चीजें मैं यहां पर ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, इक्वेशन को देखकर मैं ये सारी चीजें यहां से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। तो फिर आपको नीड ही नहीं है ना जब जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करने की। यदि आप इतना सारा कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप कैलकुलेशन तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखो जरा कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। इसका एक फोकस मुझे दिख रहा है S1 यहां पर 2,0 पर है, इसका एक फोकस दिख रहा है बेटा S2 वो 6,0 पर है, और 2a की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो 2 अंडर रूट 10 के बराबर दे रखी है। इतनी चीज मैं यहां पर प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं।
क्लियर है ये वाली चीज? तो एक बार जरा प्लॉट करके बता दो बेटा इसको, एक बार सभी लोग प्लॉट करो जरा कॉपी के अंदर, इसको कैसे प्लॉट करेंगे इलिप्स को, इसको प्लॉट करो बेटा एक बार जरा सभी लोग। 2,0 एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट है यहां पर बेटा 6,0, ये दोनों इसकी फोकाई हैं, 2,0 6,0 है ना। अच्छा ए की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, ए की वैल्यू यहां से आ रही है कितनी, √10 के बराबर, ए की वैल्यू आ रही है √10 के बराबर। √10 का मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग है ना, बहुत 3 के नियर बाई है, मतलब 4 से छोटा है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा इन दोनों फोकस के बीच का जो पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, ये आपको पता है S1 और S2 का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये सेंटर होता है 4,0, दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होता है ना। अच्छा यदि ए की वैल्यू √10 है तो क्या मैं बोलूं √10 तो कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा ना। तो इसका मतलब इलिप्स जो बन रहा होगा बेटा वो इलिप्स ऐसा कुछ बन रहा होगा, सेंटर से ये जो डिस्टेंस आ रही है बेटा, ये वाली डिस्टेंस √10 के बराबर आ रही है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग के बराबर आ रही है। तो ये 0 से तो थोड़ा सा पहले ही कट कर जाएगा, ऐसा मेरे पास ये इलिप्स बन रहा होगा। ये चीज समझ में आ रही है सभी को? किसी को डाउट यहां पर तो पहले पूछ लेना बेटा, आगे बढ़ने से पहले, है ना, चीजें समझ में आनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि जो इलिप्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इलिप्स इस रियल एक्सिस को कहां पे कट कर रहा होगा, कैसे पता चलेगा? तो ये डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से ये डिस्टेंस 4 है ना, और ये डिस्टेंस √10 है, तो ऑब्वियसली बात √10 तो 4 से छोटा ही होता है, तो यहीं पे कहीं कट कर रहा होगा इस तरह से। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो एक्चुअली इस इलिप्स की सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा होगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। सही है, तो कितने लोग मुझे यह बता सकते हैं कि यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना चाहूं तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल सकता हूं? एनीबडी? कैसे हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हम डिफाइन करते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। इसका मतलब ये हुआ, जरा समझो बेटा, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यहां पर है, लेट सपोज मान लेता हूं, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये जो एंगल बना रही होगी, ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा? ये एंगल कहलाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये दिख नहीं रहा है ना, तो कुछ और कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अच्छा मान लो कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यहां पे है तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? इसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये जो एंगल बना रही होगी बेटा, ये हो जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सही है चीज? तो आपको मालूम है कि जब हम यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इस इलिप्स की सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट आपको कब मिलेगा? मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हमें तब मिलेगा जब मैं इस ओरिजिन से इस इलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, क्योंकि टेंजेंट से बड़ा और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा जो इस इलिप्स पे लाई कर रहा होगा। जितने भी और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखेंगे बेटा उनका आर्ग्यूमेंट ना इससे कम ही होगा। टेंजेंट कंटेन द मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। ये चीज समझ में आ रही है? इसके नीचे जो भी लाइन ड्रॉ करोगे है ना, उनका आर्ग्यूमेंट हमेशा कम ही आएगा। क्लियर है ये चीज? तो यदि मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कितना हो सकता है, तो वो मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज सेम एज द argument of, that is the argument of this tangent which is drawn from the origin। तो यदि मैं ये बता दूं कि यहां पर इस टेंजेंट का आर्ग्यूमेंट कितना है तो मेरा आंसर आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू बता दी तो मेरा आंसर आ गया, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि ये टेंजेंट का स्लोप मैं कैसे निकालूंगा? अब उसके लिए तो मुझे इस इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए जिससे कि मैं 0,0 से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर पाऊं। यही है एक चीज भाई, मुझे यही तो फाइंड आउट करना है 0,0 से इस इलिप्स पे टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, है? और उसको कैसे निकालोगे?
अब आप सोचोगे कि इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम उसका स्लोप निकाल पाएंगे, तो उसके लिए मुझे पहले एलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आप जरा सोचो, जरा यहां पर देखो तरीका क्या होगा सिंप्लीफाई करने का। ए की वैल्यू दे रखी है बेटा √10 है ना। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस होती है 2AE के बराबर, जो 4 दे रखी है। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ बी कितना आ रहा होगा? एक रिलेशन आपको याद है एलिप्स में, ए और बी के बीच में रिलेशन होता है, इसेंट्रिसिटी ई, ए और बी, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में ये प्लस बन जाता है। तो आपको ए की वैल्यू पता है, आपको ए इंटू ई की वैल्यू पता है, यहां से ए इंटू कितना आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां से बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। मतलब बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? √6 के बराबर। क्लियर है वाला पॉइंट? तो एक्चुअली यहां पर आप ध्यान दो, तो यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है, ओरिजिन जो लाई कर रहा है वो कहां पे लाई कर रहा है? ओरिजिन एक्चुअली इस इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल, सॉरी डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है। यदि मैं यहां पर डिफाइन करता हूं इस इलिप्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो आपको याद होगा डायरेक्टर सर्कल इज डिफाइंड एज द सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द इलिप्स एंड हैविंग द रेडियस इज √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां 16 आ रही है। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यदि यहां पर 16 है, इसका मतलब है कि √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 4। तो क्या मैं ये बोलूं कि यदि मैं इस एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल डिफाइन करूंगा, तो इस एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा? और यदि ओरिजिन इस इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है, तो हम यह भी बता सकते हैं कि जो भी पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है, उससे हम यदि दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट से यदि डायरेक्टर सर्कल पर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करते हैं, हर एक पॉइंट से इलिप्स पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि मैंने ओरिजिन से इलिप्स पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए होंगे, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, चूंकि ये डायग्राम पूरा की पूरा सिमेट्रिक है अबाउट द रियल एक्सिस, तो यदि डायग्राम सिमेट्रिक है तो मैं बोल सकता हूं यदि पूरा एंगल 90 है, तो ऊपर वाला एंगल भी 45 डिग्री बन रहा होगा और नीचे वाला एंगल भी 45 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिक है अबाउट द रियल एक्सिस। आपको पूरी कैलकुलेशन में कहीं पर भी आपको जेड की जगह पर एक्स प्लस आयोटा बॉय पुट करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहां पर जो आपको आंसर चाहिए होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? π/4 के बराबर। सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए कि जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ये चीज यदि हम समझ ले तो हम क्वेश्चन को फिर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार देख लो, फिर एक बार स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन डिफाइन करते हैं यहां पर। कंसीडर अ कर्व सी this is given by mod z minus 3 minus 2 iota is equals to modulus of z into cos π/4 minus argument of z। तो हमें बताना है कि यहां पर सबसे पहली चीज जो इसका लोकस आएगा वो लोकस क्या आएगा। देन फाइंड द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z।
देन फाइंड द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यदि वो एक कोनिक सेक्शन है, कोई कोनिक सेक्शन आ रहा है, लाइक पैराबोला आ रहा है या एलिप्स आ रहा है या हाइपरबोला आ रहा है, तो आपको साथ में फिर ये भी बताना है कि उसका फोकस क्या होगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, है ना, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, एंड जो भी आप बता सकते हैं उसके बारे में, वो हम लोगों को साथ में बताना है। मतलब कहने का ये हुआ कि एक बार यदि वो क्वेश्चन बनाना चाहेगा इसके ऊपर, तो फिर वो क्वेश्चंस बना सकता है, फिर वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो वो हमें समझ में आना चाहिए। मतलब हो सकता है कि फिर वो लोकस का आपसे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछ ले, या हो सकता है कि वो इसका फोकस आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है फिर। ठीक है ना, तो पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअली लोकस बनेगा क्या। क्लियर है वाला पॉइंट? तो जरा एक बार सोचो जरा, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ना, सबसे पहली चीज जब कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखते से ही उनके दिमाग में सबसे पहला जो स्ट्राइक करता है ना चीज, वो यही है कि जेड की जगह पर एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करो और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग, आप लोग भी जब क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को इसी तरह से अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मतलब हालांकि एग्जाम के अंदर इतना टाइम होता भी नहीं है कि हम लोग थोड़ा बैठ के वहां पे टाइम लेके थोड़ा सोच पाए कि इसमें क्या अप्रोच लगेगा, है ना, मतलब गलती आप लोगों की भी नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे करते हैं, तो क्या होता है एग्जाम के अंदर फिर चीजें आपको क्लिक करना स्टार्ट हो जाती हैं। थोड़ा सा एक बार जब प्रैक्टिस करना आप लोग इस पे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को डायरेक्टली एक्स प्लस आयोटा बाय पुट करने के बजाय घर पे जब प्रैक्टिस करते हो थोड़ा टाइम लो, उस पर सोचो। ठीक है ना, ज्योमेट्री से उसको क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट करो। तो जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ज्योमेट्री के ऊपर, तो फिर वो एग्जाम में स्ट्राइक करती है। ठीक है ना, ऐसा सोचो कि भाई डायरेक्टली एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम में जो स्ट्राइक आपको सिर्फ तभी कर पाएगा जब आपने घर पे इस पे प्रैक्टिस कर रखी होगी, है ना। तो हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई पुट करके भी बना सकता हूं, नो डाउट आप लोग बिल्कुल बना रहे होंगे और आप उससे बना भी लेंगे, है ना, वो भी एक तरीका है। लेकिन z की जगह x प्लस आयोटा बाई पुट किए बिना यदि हम क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहें, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, तो यहां पर एक बार इसकी ज्योमेट्री समझते हैं, ये हमें क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो जरा सबसे पहली चीज इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, एक बार समझना जरा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है यहां पर z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। क्लियर? तो ये तो आप सबको पता है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच की। ये तो बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन z और z के साथ में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हो गया बेटा, 3 प्लस 2 आयोटा, है ना, यही बनेगा। माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो z माइनस फिर ब्रैकेट में 3 प्लस 2 आयोटा, तो 3 प्लस 2 आयोटा की डिस्टेंस बता रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z से। तो ये तो डिस्टेंस की फॉर्मेट आ रही है। अच्छा, राइट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको आप कितने लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है। ये तो एक पॉइंट की डिस्टेंस बता रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z से, है ना। ये राइट हैंड साइड पर क्या बता रहा है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है, यदि हम यहां पर इसको समझें, तो ये लिखा हुआ है मॉड z इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये बता रहा है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं बेटा, कुछ आइडिया लग रहा है किसी को, कुछ समझाओ जरा, कुछ किसी को आइडिया लग रहा हो तो। कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइन कर लेते हैं, रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। बताओ बेटा किसी को समझ में आ रहा है तो। देखो यहां पर एक्चुअली इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं पहले, ये एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है वो एक बार इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, देखो ये ओरिजिन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन मैंने डिफाइन कर लिया। मान लेते हैं कि और जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो कहीं यहां पर कहीं आ रहा है, ये कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहीं पर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यदि मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इस जगह पर है, यहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है,
तो यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी वो एंगल क्या कहलाएगा? वो एंगल कहलाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर। क्लियर है चीज? पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जो यहां पर कहीं लिखा हुआ है। ठीक है चीज? मतलब ये एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, जिसको मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ z नाम दिया है। सही है? अच्छा, एक z यहां पर भी आ रहा है, तो ये जो मॉड z लिखा हुआ है, मॉड z समझते हो? मॉड z क्या होता है? मॉड z होता है इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। तो मॉड z मुझे दिख रहा है यहां पर, तो मॉड z ये है इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस। ये चीज समझ में आ रही है? ये दो टर्म यूज हो रही है, एक तो मॉड z यहां पे यूज हो रहा है और एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है? इन दोनों को यूज करना है यहां पे। तो जरा समझते हैं एक बार बेटा इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पे मुझे चाहिए π/4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आपको पता है π/4 का मतलब क्या हुआ? π/4 का मतलब हुआ लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। लाइन y इज इक्वल टू एक्स का जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो π/4 होता है। तो मुझे चाहिए π/4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इसका मतलब है कि थीटा माइनस π/4 या π/4 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस है तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको π/4 माइनस थीटा लिखें या थीटा माइनस π/4 लिखें, वो डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइन के नीचे है या फिर वो लाइन के ऊपर है। तो एक्चुअली में इस लाइन का आर्ग्यूमेंट π/4 है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्ग्यूमेंट थीटा है। तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा ना, ये एंगल कितना होगा बेटा? थीटा माइनस π/4, जो मुझे यहां पर चाहिए, थीटा माइनस π/4 या π/4 माइनस थीटा। ठीक है ना? कॉस के अंदर इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, और इवन बाहर भी मॉड लगा रखा है तो फर्क नहीं पड़ेगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है कि वो एक्यूट एंगल है। ठीक है चीज? ये चीज समझ में आ गई? यहां तक थीटा माइनस π/4 जनरेट हो गया। अच्छा, अब मुझे जनरेट करना है कॉस π/4 माइनस थीटा और साथ में मॉड z। तो आपको पता है मॉड z कॉस π/4 माइनस थीटा क्या बता रहा है? ये चीज कितने लोग पकड़ पा रहे हैं? अब कितने लोगों को ये पकड़ में आ रहा है कि मॉड z इंटू कॉस π/4 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा यहां पर इस मॉड z का कंपोनेंट यदि हम निकालें, प्रोजेक्शन यदि हम निकालें y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर। यदि मैं मॉड z का प्रोजेक्शन निकालता हूं y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर, तो आप देखोगे कि इस लाइन पर ये जो प्रोजेक्शन होगा ये आएगा मॉड z कॉस थीटा माइनस π/4, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी ये इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा, मॉड z इंटू साइन π/4 माइनस थीटा। ये चीज समझ में आ रही है? तो एक्चुअली में यदि मैं इनको कुछ नाम दे देता हूं, ये O है, ये P है और ये Q है, तो एक्चुअली में ये जो यहां पर एक्सप्रेशन दिखा रहा है ये डिस्टेंस OQ को बता रहा है। OQ इज इक्वल टू मॉड z इंटू कॉस थीटा माइनस π/4। ये जो डिस्टेंस आ रही है ना बेटा, ये डिस्टेंस के बारे में ये बात कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस थीटा माइनस π/4। इसका जब आप x कंपोनेंट डिफाइन करेंगे तो इसका x कंपोनेंट इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये चीज समझ में आई बेटा सभी को? मॉड z cos थीटा माइनस π/4 की यदि हम बात करें तो यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, अब यदि मैं इस वाली डिस्टेंस की बात करूं तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना बेटा OQ, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली वही होगी यदि मैं यहां पर इस y इज इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, है ना? मतलब इसके पैरेलल PQ के पैरेलल ड्रॉ कर लो या फिर आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप देखोगे एक्चुअली में ये जो OQ जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ना, मॉड z cos थीटा माइनस π/4, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम वही तो है जो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस है। ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन एक बार यदि आप ध्यान दोगे थोड़ा सा ना
तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि राइट हैंड साइड पर जो एक्चुअली में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो जेड की डिस्टेंस बता रहा है, किससे? एक लाइन से। लेफ्ट हैंड साइड पर जेड की डिस्टेंस एक पॉइंट से बता रहा है, राइट हैंड साइड पर जेड की डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से बता रहा है। तो आपको पता है यदि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से यदि बराबर होती है तो जो लोकस हमें मिलता है वो पैराबोला की फॉर्म में मिलता है। तो यदि हम यहां पर बात करें कि लोकस हमें क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि दैट लोकस इज कॉल्ड एज अ पैराबोला। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकाई, मतलब कि जो लोकस है हमारे पास, सबसे पहली चीज वो लोकस पैराबोला की फॉर्म में आ रहा है। इसका जो फोकस आपको मिलेगा वो 3+2 आयोटा की फॉर्म में मिलेगा। आपको पता है फिक्स लाइन क्या कहलाती है? दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट्रिक्स। y is equal to -x is called as the directrix of the parabola. तो ये हम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर हमें कहीं पर भी z की जगह पर x प्लस आयोटा बाय पुट करने की जरूरत नहीं है। और आप देखोगे कि यदि आप क्वेश्चन को इस तरह से ज्योमेट्रिकली अप्रोच करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन कितनी सारी बच जाती है। सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो बस हमारे दिमाग में चल रही है कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, वो क्या दिया हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, उसको किस तरह से हमें अप्रोच करना है। यदि वो हमें पता है तो हम क्वेश्चन को फिर बड़ी आसानी से आगे ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? कुछ नहीं आया तो थोड़ा सा इस तरह की थोड़ा प्रैक्टिस बेटा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए ना क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में नहीं बना पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस इस पर जरूर करते रहिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देते हैं, इस पे ज्योमेट्री पर ही लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। लेट a इज इक्वल्स टू z mod z -1 -3 आयोटा इक्वल्स टू 5 एंड एक और सेट दिया हुआ है, सेट बी। जब से आईआईटी जेईई ने बेटा एडवांस के अंदर सेट थ्योरी को इंक्लूड किया है ना, आप देखोगे ज्यादातर जो इक्वेशंस वो रिप्रेजेंट करता है या ज्यादातर वो रीजन जब डिफाइन करता है ना, वो सेट थ्योरी की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब 23-24 में ये उसने बहुत यूज किया है सेट थ्योरी को, मतलब इक्वेशंस को या फिर एरिया को, रीजन को उसने सेट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेट बी दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की फॉर्म में है, मॉड जेड -4 आयोटा होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड -4 + 6 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स in the region A intersection B, in the region A intersection। पहले तो ये डिफाइन करो कि बेटा A इंटरसेक्शन B मतलब A और B दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। फिर जब आप कॉमन रीजन वो डिफाइन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली उनके बीच में जब मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या है। तो जरा एक बार बताओ, जरा एक बार क्या बन रहा है, ये लोकस क्या बता रहा है, ये लोकस क्या बता रहा है, किसी को समझ में आ रहा हो तो। पहला वाला लोकस सभी को क्लियर है ये चीज, z -1 -3 आयोटा इक्वल टू 5। यदि इसकी हम बात करें तो ये तो एक सर्कल हो गया डायरेक्टली, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सभी को मालूम चल रहा होगा ये, है ना। इसका सेंटर कहां पर दिख रहा है बेटा, ये 1,3 इसका सेंटर हो गया। और यदि इसकी रेडियस की हम बात करें तो यहां पर इसका रेडियस कितना आ रहा है, इक्वल टू 5 के बराबर आ रहा है। कोई डाउट नहीं इसमें किसी को, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पता होगा सभी को। अच्छा, यदि हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड साइड की बात करें, z -4 आयोटा होल स्क्वायर, z -4 + 6 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर।
तो आप देखोगे कि ये इक्वेशन जो भी है यहां पर वो भी जानी पहचानी सी तो लग रही है कुछ। याद आ रहा है ऐसा इक्वेशन कहां पे देखा हम लोगों ने? ये इक्वेशन हमने देखा z माइनस जेड वन स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। ये जानी पहचानी इक्वेशन तो है कहीं ना कहीं, है ना? और आप याद करो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये भी एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है। दैट इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, दैट इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। याद आ रहा है ये चीज? हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है। Z1 यहां पर आपको दे रखा है 4,4, Z2 हमें दे रखा है यहां पर 4,-6, और आप देखेंगे Z1 और Z2 के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो यहां पर 10 के बराबर आ रही है, जो यहां पर लिखा हुआ है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब Z1 और Z2 को डायमीटर बनाते हुए यदि मैं एक सर्कल डिफाइन कर लूं तो मुझे सेंटर पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगा। इसका सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो बेटा। 4 कॉमा कितना हो गया? -1। सही है चीज? 4 कॉमा -1 आ रहा है, रेडियस इसका 5 हो जाएगा, रेडियस 5 हो जाएगा। तो जरा दोनों को एक बार प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, दोनों की रेडियस सेम है 5-5, बड़े वाह, बहुत बढ़िया। तो देखो जरा कुछ आ रहा है समझ में? 1,3 और रेडियस 5, प्लॉट करते हैं जरा एक बार। 1,3 यहां पर कहीं आएगा पॉइंट, 1,3 एक पॉइंट है और इसका रेडियस 5 ले लेते हैं। ऐसा कुछ हमारे पास सर्कल बन रहा होगा, ठीक है? ये है पॉइंट ओरिजिन 0,0, और दूसरा जो हमें सर्कल दे रखा है यहां पर, इसका सेंटर है 4,-1 पे। तो 4,-1 की बात करें तो 4,-1 जो पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा होगा? 4 हो गया यहां पे, और इसके नीचे कहीं पे आ रहा होगा 4,-1, और जो पॉइंट है वो उसका रेडियस भी कितना है? 0,0। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस हो गया √17। तो इसका मतलब तो इसके अंदर ही जा रहा होगा। फिर दूसरा कुछ ऐसा बन रहा होगा जो भी है सर्कल हमारे पास। 4,-1 यहां पर कोई पॉइंट होगा जो इसका सेंटर बना रहा होगा। अब उसके लिए हमें पता चलने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है, कहां पे है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से हमारे पास कोई पॉइंट है ना? तो ये जो दो सर्कल्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सेंटर के बीच की जब डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालो जरा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है ना यहां पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 5 आ रही है। इसका मतलब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 है। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये r1 प्लस r2 से छोटी आ रही है, और ये r1 माइनस r2 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब है कि दोनों सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना? अच्छा, इवन ये भी समझ में आने लगा मेरे को अब यहां पर कि ये दोनों सर्कल ना एक दूसरे के सेंटर से भी पास कर रहे होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 है, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 है, तो मतलब ये सर्कल जो है वो इसके सेंटर से पास कर रहा होगा, और ये जो दूसरा वाला सर्कल है वो इसके सेंटर से पास कर रहा होगा। यहां पे पॉइंट होगा 4,-1। तो यदि मैं इस कॉमन रीजन की बात करूं यहां पर, ये वो कॉमन रीजन है ए इंटरसेक्शन बी जो हम लोगों को दिया गया है। पॉइंट ए जो है वो यहां पे लाई कर रहा है। देखो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन द रीजन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है, इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हमें निकालना है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा होगा? तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा होगा? दो पॉइंट है, पॉइंट ए जो इस पे लाई कर रहा होगा पहले वाले सेट ए पर, और पॉइंट बी लाई कर रहा होगा दूसरे वाले सेट पर। तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बन सकता है? बताओ जरा। ये 1,3 जो पॉइंट है वो यहां पे लाई कर रहा है, 1,3 इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो आप देखोगे मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपको मिलेगी दैट इज सेम एज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड।
ये जो हमारे पास कॉमन कॉर्ड होगा यही हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा ए बी। और एक कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कितने लोग बता सकते हैं? कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी? ये बता सकते हो ये लेंथ कितनी होगी कॉमन कॉर्ड की, यदि हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहें? कॉमन कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करना बड़ा आसान हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस 5 है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस भी हमारे पास 5 है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास 5 है, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास 5 है। बहुत बढ़िया, ये सारी की सारी डिस्टेंस हमारे पास बेटा बराबर है, इक्वल टू 5 के बराबर दे रखी है। हमें फाइंड आउट बस ये करना है कि यहां पर इस लेंथ की वैल्यू पता नहीं है, ए बी लेंथ हमारे पास कितना है। तो इस ए बी लेंथ की वैल्यू को फाइंड करना बड़ा आसान है। इसको फाइंड करने के लिए आप चाहें तो हालांकि इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज सिंपली S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। जब दोनों सर्कल की इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना आ रहा है, और कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाता है तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। या फिर कॉमन कॉर्ड की या इस कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करने का तरीका क्या होता है? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका रेडियस आपको पता है, रेडियस इसका आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि मैं पी निकाल लूं, सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी कितनी आ रही है, तो भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस मिलेगी आपको मालूम है कहां मिलेगी? ये इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। ये 90 डिग्री बनेगा ये वाला। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पी कितना आ रहा है। तो इस तरह से हम यहां पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए z की जगह पर x प्लस आयोटा y हम तभी पुट करें जब हमें कोई और ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा है। यदि आपको कुछ ऑल्टरनेट समझ में आता है, क्वेश्चन को देख करके कुछ स्ट्राइक करता है, थोड़ा सोचो, क्वेश्चन को अप्रोच करो डिफरेंट तरीके से। यदि कुछ भी स्ट्राइक ना करे तो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि पता चला नहीं सर ने बोला था कि नहीं कुछ अच्छा सोचना उसके अंदर, क्वेश्चन को ज्योमेट्री से ही बनाना, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि उसने डाटा किस तरह से फ्रेम किया है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। ये चीज क्लियर है सभी को? चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। If the roots of the equation z raised to the power 4 plus a z cube minus 36 plus 15 iota z square plus bz equals to 0 are the vertices of a square then find the value of a plus b. पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो देखो यहां पर बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस पर IIT JEE ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा कि जब हम कभी भी बात करते हैं ना, स्पेशली एक से सपोज स्क्वायर की हम बात करते हैं, तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि यदि मैं कोई कोऑर्डिनेट प्लेन यहां पर डिफाइन करता हूं, रियल एक्सिस हो गया, ये इसका इमेजिनरी एक्सिस हो गया। यदि यहां पर मैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करता हूं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है से सपोज z, क्लियर है वाला पॉइंट। तो ये ध्यान रखो कि आयोटा z विल रिप्रेजेंट, यदि इस लाइन OA को आप 90 डिग्री से रोटेट करेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
कीपिंग द डिस्टेंस एज इट इज, लेंथ OA और OB दोनों को सेम रखना है। यदि हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री से रोटेट करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो आता है आयोटा जेड की फॉर्म में। ठीक है, तो ओरिजिन O, जेड, आयोटा जेड, और सेम ऐसे ही यहां पर एक और हमारे पास बनेगा जिसको हमने नाम दिया है यहां पर जेड प्लस आयोटा जेड। यदि मैं यहां पर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करता हूं तो इसका जो हमारे पास तीसरा वर्टेक्स बनेगा वो आएगा जेड प्लस आयोटा जेड। O, जेड, आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड, दीज 4 पॉइंट्स आर ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक है ओरिजिन, एक पॉइंट है जेड, एक पॉइंट है बेटा हमारे पास आयोटा जेड, और एक पॉइंट है जेड प्लस आयोटा जेड, विल कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। ये चीज हम लोगों को ये याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हम यहां पर कहीं ना कहीं उसी चीज को यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे कि यहां पर जो हमारे पास 4th डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक रूट तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा होगा, है ना। एक रूट इसका क्या है बेटा, दैट इज जेड इक्वल टू 0। जब आप कॉमन बाहर निकाल लेंगे, जेड क्यूब प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस 36 प्लस 15 आयोटा इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट तो हमें जेड इक्वल टू 0 दिख ही रहा है यहां से। अब ये बोल रहा है कि इसके जो चारों रूट हैं यदि वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीज हम बोल सकते हैं कि यदि इसका एक रूट ओरिजिन पर है तो इसके 3 रूट क्या क्या होने चाहिए बेटा। एक रूट यदि जेड नॉट की फॉर्म में है, दैट मीन्स कि इसका जो दूसरा रूट होगा वो हमेशा जेड नॉट आयोटा आएगा, और अगला रूट क्या होगा, जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट की फॉर्म में। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके IIT JEE ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए आप लोगों को इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यदि मुझे इसके चारों रूट मिल जाते हैं तब तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। अब मैं A और B की वैल्यू तो बड़ी आसानी से निकाल ही सकता हूं ना बेटा। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम अप्लाई करो, तो यहां से आप जेड नॉट निकाल पाएंगे, और जेड नॉट आ गया तो उसके बाद फिर A और B भी निकाल पाएंगे। ठीक है ना, देखो जरा क्यूबिक की बात करते हैं। जेड इक्वल टू 0 को छोड़ दो, जेड क्यूब प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस माइनस 36 प्लस 15 आयोटा, माइनस 36 प्लस 15 आयोटा इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू 0। इसके रूट हमने क्या के लिए हैं, जेड नॉट, आयोटा जेड नॉट, और एक जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट। तो अप्लाई कर देते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट। ये वाली वैल्यू -a के बराबर दे रखी है। यदि हम बात करें सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट आयोटा जेड नॉट स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं जेड नॉट इंटू जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट, और फिर एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं आयोटा जेड नॉट इंटू जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट। ये वाली जो वैल्यू है हम लोगों को दे रखी है -36 प्लस 15 आयोटा। ठीक है ना, और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जेड नॉट इंटू आयोटा जेड नॉट इंटू जेड नॉट प्लस आयोटा जेड नॉट। ये वाली जो वैल्यू मिलेगी वो यहां से -b के बराबर आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। जेड नॉट स्क्वायर आपको यहां से कॉमन दिख रहा है, तो जेड नॉट से आप यहां से फाइंड आउट कर पाओगे वैल्यू कितनी आ रही है। इस पूरी एक्सप्रेशन में से आप जेड नॉट बाहर निकाल सकते हैं। यदि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे होगा। इस पूरी एक्सप्रेशन में से जेड नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बनेगा आयोटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, और यहां पर आ जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। ये वाली जो वैल्यू है वो -36 प्लस 15 आयोटा दे रखी है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो,
तो यहां से आप जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाएंगे। जेड नॉट आ गया तो जेड नॉट की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, एक बार यहां पुट कर दो, आप ए भी निकाल पाओगे, बी भी निकाल पाओगे। तो मतलब इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास आंसर कितना है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा फिर बाकी हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू।